हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, नेट के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रश्न पत्र है दिसंबर 2011 का। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की PDF आपको दे दूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसकी PDF की लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक से। जर्मन एवं अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने दिया है उनका नाम है बोसनकीथ। जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण बोसनकीथ ने किया है। उदारवाद की अंग्रेजी प्राय लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिबरिश से हुई है। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित है। यह उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकट से जुड़ी हुई है। निम्नांकित में से कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद का सिद्धांतकार नहीं है? तो इनका नाम हो जाएगा कौन? नॉर्मन एंजल वास्तविकतावाद से संबंधित नहीं है, जबकि केनेथ वाल्टर्स, मैकेन्थाउ और जोसेफ ग्रेको इनका संबंध है। राजनीतिक वास्तविकतावाद यथार्थवाद के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित सही होगा। केनेथ वाल्टर्स, मैकेन्थाउ, जोसेफ ग्रेगो। नॉर्मन एंजल यह आदर्शवादी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है? तो परिणाम निरपेक्ष विचार के अंतर्गत नहीं आते, मैकियावेली नहीं आते। जॉन लॉक, जॉन रॉल्स और आइजिया वर्लिन का संबंध है परिणाम निरपेक्ष विचार से। परिणाम निरपेक्ष विचार के समर्थक हैं जॉन लॉक, जॉन रॉस एवं आइजिया वर्लिन। जॉन लॉक राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत एवं सीमित सरकार की अवधारणा से संबंधित हैं तथा जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत से संबंधित हैं। आइजिया वर्लिन स्वतंत्रता के सिद्धांत से संबंधित हैं। हिंद स्वराज निम्नलिखित का समर्थन करते हैं। जो हिंद स्वराज है इनके द्वारा समर्थन किया गया है बिस्मार्क की जर्मनी से। हिंद स्वराज बिस्मार्क के जर्मनी का समर्थन करता है। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी के द्वारा सन 1909 में की गई थी। गांधी जी द्वारा लिखित यह पुस्तक निम्नलिखित हैं, जैसे मेरे सत्य के प्रयोग, शांति और युद्ध में अहिंसा। सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ब्रेजनेव के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रेजनेव ने किया है। इसका आशय है कि संप्रभु के सीमित अधिकारों से है, अर्थात वह संप्रभु शासन का संचालन मनमाने तरीके से नहीं कर सकता, अपितु कुछ नियम कानून के अनुरूप शासन संचालित करेगा। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि सृजित वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्तियुक्त नहीं है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की पवित्रता UN प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है। तो ये भी सही है और RE की सही व्याख्या भी करता है। सृजित वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की पवित्रता UN प्रतिबद्धता से समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं द स्टेटमेंट, यह प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। एमिली, इसकी रचना की गई है मैकियावेली के द्वारा। अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इनका संबंध है रूसो से। और द आर्ट ऑफ वार का संबंध है वेंथम से। द स्टेटमेंट का संबंध है प्लेटो से। द आर्ट ऑफ वार 1521 में लिखी गई थी मैकियावेली के द्वारा। एमिली यह 1762 में लिखी गई थी रूसो के द्वारा। द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1891 में आई थी और वेंथम से संबंधित है। नीचे दिए गए हैं कूट को बताइए सही। सबसे पहले आते हैं डी शिवी, दूसरे आते हैं NM से काउंसलिंग टॉलरेशंस, फिर कॉन्फेंशंस, तीसरे
कन्वेंशन, और फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म 4th नंबर पर है। डी शिवी ये 1651 में लिखी गई थी थॉमस हॉब्स के द्वारा। एन एम से कार्निंग टोलरेशंस ये 1689 में लिखी गई थी जॉन लॉक के द्वारा। कन्वेंशन ये 397 से 400 AD के बीच में लगी गई थी अगस्टाइन के द्वारा। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये 1993 में लिखी गई थी जॉन लॉस के द्वारा। निम्नांकित विचारधाराओं के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। सबसे पहले आता है दार्शनिक विचारधारा, उसके बाद आती है मार्क्सवादी विचारधारा, फिर आती है व्यवहारिक विचारधारा और 4th आती है नव संस्थानिक विचारधारा। तो दार्शनिक विचारधारा, फिर मार्क्सवादी विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है। व्यवहारिक विचारधारा फिर आती है नव संस्थानिक विचारधारा। नीचे दिए गए हैं सही क्रम में जमाने हैं कूट को। पहला दिया गया है A.V. डायस्की का संबंध पहला है। दूसरे आते हैं जेम्स वाइस से संबंधित हैं। तीसरा है ऑथर F. वेंटले का संबंध, और 4th आते हैं H.D. लॉसवेल से संबंधित हैं। सही क्रम है A.V. डायसी, जेम्स वाइस, ऑथर F. वेंटले और H.D. रॉसवेल। निम्नांकित को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे बाल गंगाधर तिलक रहे हैं 1856 से 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी ना। सैयद अहमद खान ये 1817 से संबंधित हैं। जब हम इनको क्रम से जमाएं, सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय, उनके बाद आते हैं सर सैयद अहमद खान, तीसरे बाल गंगाधर तिलक और चौथे आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक रहे हैं। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 तक। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 तक। और रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 तक। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कैम्ब्रिज संप्रदाय, जो कैम्ब्रिज संप्रदाय है, इनका संबंध है राष्ट्रवादी आंदोलन अभिजनों की आवश्यकता एवं हितों को प्रकट करता था। मार्क्सवादी संप्रदाय, जो मार्क्सवादी संप्रदाय है, ये क्या करता है, निर्मित बजुआ आंदोलन से संबंधित है। साम्राज्यवादी संप्रदाय का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और जो राष्ट्रवादी संप्रदाय है, इनका संबंध है भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन सरकार में ऊपर की आमदनी और लाभ के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम थी। कैम्ब्रिज संप्रदाय, यह राष्ट्रवादी आंदोलन अभिजनों की आवश्यकता एवं हितों को स्पष्ट करता है। मार्क्सवादी संप्रदाय, यह निर्मित बजुआ आंदोलन से संबंधित है। साम्राज्यवादी संप्रदाय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। और राष्ट्रवादी संप्रदाय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सरकार में ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम थी। नेक्स्ट आती है अल्फ्रेड कम्बन का संबंध किससे है, इनको तो यहाँ देखेंगे हम। चलो देखो, जो अल्फ्रेड कम्बन है, इनका संबंध है क्योंकि विगत 1 शताब्दी से हब्स और मिल के बाद उनकी टक्कर का कोई विचारक या सिद्धांतकार नहीं हुआ, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ था। नेक्स्ट आते हैं S.M. लिप्सेट, प्रत्यक्षवाद के उदार होने और विचारधाराओं के प्रभुत्व के कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ था। नेक्स्ट आते हैं दांते, जर्मनों, यह नौकरशाही द्वारा जबरदस्त नियंत्रण और राजनीतिक चिंतन प्रतिकूल विशाल सेना तंत्र के कारण राजनीतिक सिद्धांतों की कोई प्रासंगिकता नहीं गई। डेविड ईस्टन, क्योंकि उपयुक्त समाज के लिए युगों पुरानी तलाश समाप्त हो गई और समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल पहले ही तय किए जा चुके थे, इसलिए राजनीतिक
सिद्धांतों की प्रासंगिकता खत्म हो गई। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विधि का शासन डायस्की के द्वारा दिया गया है। शक्ति पृथक का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया है। प्राकृतिक अधिकरण का सिद्धांत, जो प्राकृतिक अधिकार है, ये दिया था जॉन लॉक ने। और एकात्मवाद का सिद्धांत जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मानकीय राजनीतिक सिद्धांतों का जनक कौन है? तो जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत हैं, इनका संबंध है प्लेटो से। राजनीति के विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। प्रत्यक्षवाद का जनक ये अगस्ट काम्टे को माना जाता है। और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है मैकियावेली को। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो से संबंधित हैं। राजनीति के विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। प्रत्यक्षवाद का जनक अगस्ट काम्टे का संबंध है। और जो आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक है, इनका नाम है मैकियावेली। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मार्क्सवादी सिद्धांत, यह वर्ग संघर्ष से संबंधित है। विस्तारवादी सिद्धांत, यह शक्ति से संबंधित है। और निर्णय सिद्धांत वातावरण से संबंधित है। और जो कीड़ा सिद्धांत है, इसका संबंध है प्रतिफल या पे ऑफ से। मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष से संबंधित है। वास्तववादी सिद्धांत शक्ति से संबंधित है। निर्णय सिद्धांत वातावरण से संबंधित है। और कीड़ा सिद्धांत का संबंध है प्रतिफल पे ऑफ से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नव उदारवादी संबंधित हैं रॉबर्ट नॉजिक से। उदारवादी का संबंध है जॉन रॉल्स से। मार्क्सवादी का संबंध है रोजा लुक्सेमबर्ग से। और तृतीय विश्व का संबंध है एडवर्ड सेड से। नव उदारवादी संबंधित है रॉबर्ट नॉजिक से। उदारवादी का संबंध है जॉन रॉल्स से। मार्क्सवादी का संबंध है रोजा लुक्सेमबर्ग से। और तृतीय विश्व का संबंध है एडवर्ड सेड से। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। राजनीतिक विकास का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भाईचारा राजनीतिक विकास का सूचक नहीं होता। क्षमता, समता एवं भेदभाव विविधीकरण आते हैं इसके अंतर्गत। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित 3 लक्षणों को समानता, क्षमता एवं विविधीकरण कहा है। लुशियन पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। इनके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ करते समय इनके निर्णायक तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट आती है संघवाद का आदर्श स्वरूप या अपशिष्ट रूप क्या है? तो ये रूप है सहकारीवाद, सहकारी संघवाद। संघवाद का आदर्श स्वरूप सहकारी संघवाद है। संज्ञानात्मक शासन के 4 लक्षण होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान एवं स्वतंत्र सर्वोच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट आते हैं कार्यकारी विभागों की स्थापना किसका सिद्धांत है? तो ये था स्विस संविधान से संबंधित है। स्विट्जरलैंड के संघीय परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य नहीं करती, इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के 7 सदस्य हैं, परंतु कोई कार्यपालिका परिषद नहीं है। किसने कहा था कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए? ये कहा था चे गुवारा के द्वारा। चे गुवारा ने कहा है कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। क्रांति शब्द का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन, परिक्रमण, घूर्णन और परिभ्रमण। यह केवल राजनीतिक पक्ष से ना जुड़कर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कुछ धार्मिक क्षेत्रों से भी संबंधित होता है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि निर्धारणवाद के बारे में गांधी जी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में इसका विश्वास प्रकट करती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इस कथन से यह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। निर्धारणवाद के बारे में गांधी जी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है,
निर्धारणवाद एक ऐसी अवधारणा है जो इस बात में विश्वास करती है कि सभी कुछ पूर्व निश्चित है, अर्थात भविष्य में घटने वाली घटना पहले से ही निश्चित है, इसलिए आकस्मिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि अधिमानिक नीतियाँ अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत पर हमेशा उल्लंघन नहीं करती, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें भिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें भिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है। नागरिकों के स्तर पर स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि किसी को उनके भिन्न भिन्न क्षमताओं के आधार पर विकास करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उन्हीं दो व्यक्तियों को पूरी तरह से एक समान नहीं समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान राजनीति से संबंधित प्रश्न। निम्नांकित आयोगों में से किसका संवैधानिक दर्जा नहीं है, तो वित्त आयोग संवैधानिक दर्जा है, संघ लोक सेवा संविधान से संबंधित है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी संवैधानिक दर्जा है। लेकिन योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन मूल रूप से सलाहकार की भूमिका में स्टाफ एजेंसी की तरह हुआ था, लेकिन समय के साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसकी संस्तुतियों को मानने के बाद यह एक शक्तिशाली और निर्देशक प्राधिकरण की तरह हो गया। जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। निम्नांकित मामलों में से किसने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की है, तो ये केशवानंद भारती मामले में की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती 1973 के मामले में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की। संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकारों सहित संशोधन कर सकती है, बशर्त है कि संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की संपूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। स्वराज ब्रिटिश संसद की निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी के पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वे पुलिस, जेल एवं दंड को व्यक्ति के विकास के बाधक मानते थे। राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी गई थी, तो यदि यह राज्य में या तो लोकसभा विधानसभा के चुनावों में 6% वोट प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृत कर लिया जाएगा। किसी बल को राष्ट्रीय स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अर्थात विधानसभा के चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लेता है। तो नीचे दिए गए हैं कथन और कारण। कथन कहता है कि सामाजिक आर्थिक सुधार से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को दृढ़ एवं धैर्य की आवश्यकता होती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन आंदोलन में अंतर्ग्रस्त है, तो ये भी सही हो जाएगा। और तर्क कारण की सही व्याख्या करता है। सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य एवं दृढ़ता की आवश्यकता होती है। भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन से अंतर्ग्रस्त है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। सबसे पहले साइमन कमीशन 1928 में आया था। 1928 में आया था। कैमिनल अवार्ड 1932 में आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। साइमन कमीशन 1928 में, कैमिनल अवार्ड 1932 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। निम्नांकित राज्यों को गठित होने की सही कालानुक्रम
की पहचान करें और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनकी व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हरियाणा बना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश बना, फिर सिक्किम बना, फिर गोवा बना। 4th नंबर पर गोवा। तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी 1971 को बना, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 में बना और गोवा 30 मई 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। संविधान में स्वयं यह घोषणा किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं और क्षेत्र नाम में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के समय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आती है द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की सबसे पहले आई थी। फिर उनके बाद आती है महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद इंडिया विंग्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद की, और आइडिया ऑफ जस्टिस ये 4th नंबर पर आई थी और ये थी किनकी, जॉन रॉल्स की। तो देखो द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी से संबंधित है, इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है, और इंडिया आइडिया ऑफ जस्टिस ये दिया गया था जॉन रॉल्स के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हैवियस कॉर्पस का संबंध किससे है, तो हैवियस कॉर्पस स्वयं व्यक्ति को पेश करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को पेश किया जाए। उत्प्रेक्षण ये क्या करता है, जो उत्प्रेषण होता है, यह जो अवर न्यायालय होता है वह या न्यायिक निकाय को अपनी सीमा ना पार करने का आदेश देता है। मतलब कोई भी न्यायालय है वहाँ पर उसकी सीमा से अलग कोई केस आ रहा है तो ये जो अपर न्यायालय होता है वह न्यायिक निकायों को अपनी सीमा पार ना करने का निर्देश देता है, उत्प्रेषण। फिर आता है परमादेश, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मतलब लोक सत्ता को अपनी ड्यूटी करने के लिए आदेश दे सकता है। और अधिकार अपेक्षा अधिकार पूछ सकते हैं आप किस अधिकार से कर रहे हो, तो सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने की कार्यवाही इसके अंतर्गत आती है। हैवियस कॉर्पस स्वयं व्यक्ति को पेश करने का आदेश देता है। उत्प्रेषण यह अपर न्यायालय या न्यायिक निकायों को अपनी सीमा पार ना करने का निर्देश देता है। परमादेश लोक सत्ता को अपनी ड्यूटी करने के लिए आदेश देता है। अधिकार प्रेक्षा यह सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने की कार्यवाही है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। छांगला आयोग यह संबंधित है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से। प्रशासनिक सुधार आयोग ये है IPS का प्रशिक्षण से संबंधित है। गोरे कमेटी यह नहीं रुको जो हमारी प्रशासनिक सुधार आयोग था ये IAS से संबंधित है ना, IAS से संबंधित है उनके कार्यात्मक क्षेत्र से। और जो गोरे कमेटी थी ये है IPS के प्रशिक्षण से। और जो सरकारी आयोग है यह भारतीय विदेश सेवाओं के संकेंद्रण से संबंधित है या सुदृढ़ीकरण से संबंधित है, सरकारी आयोग। छांगला आयोग यह मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार आयोग IAS के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है। गोरे कमेटी यह IPS के प्रशिक्षण से संबंधित है। और सरकारी आयोग यह भारतीय विदेश सेवा के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 का संबंध है प्रांतों में द्वैततंत्र से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 इसका संबंध है, ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। माल्य मिंटो सुधार ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। और जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है यह प्रांतों के लिए वैधानिक परिषद से संबंधित है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैततंत्र को प्रारंभ किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 यह प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। माल्य मिंटो सुधार 1909 में आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रारंभ किया गया था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यह प्रांतों के लिए वैधानिक परिषदों की स्थापना करता है। नेक्स्ट आता है BJP का गठन कब किया गया है, 1980 में गठित की गई थी। सरकार द्वारा मंडल आयोग की स्वीकृति कब हुई थी, 1990 में हुई थी, मंडल आयोग बना था OBC के लिए। भारतीय राज्यों में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन
ये 1957 में हुआ है, और 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ है। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ। सरकार द्वारा मंडल आयोग रिपोर्ट स्वीकृत की गई थी 1990। भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन 1957 को हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन का परिच्छेद ये 1976 में हुआ था। नव लोक प्रशासन के बारे में कौन सी सही नहीं है बताइए। तो यह जाति के बजाय लोक उन्मुख ज़्यादा है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक है, तो ये गलत है। यह संस्था उन्मुख के बजाय ग्राहक उन्मुख ज़्यादा है, तो ये भी सही है। और यह तटस्थ होने की तुलना में मूल्य भाराकांत ज़्यादा होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा इसका सही आंसर है। नवीन लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकार करता है। इस संगठन के बारे में यांत्रिकता का विरोधी है। यह मानवीय संबंधों और प्रशासन एवं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में नए रचनात्मक दृष्टिकोण पर विशेष बल देता है। नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1971 में फ्रैंक मोरिनी द्वारा अपनी पुस्तक टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनी न्यू बुक प्रोस्पेक्टिव में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं फ्योल के अनुसार प्रशासन प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी उसके द्वारा बताई गई योजना में से एक नहीं है, तो यह प्रकटन से संबंधित नहीं है। जबकि तकनीकी ज्ञान, व्यवहार कौशलता एवं अकादमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित है। फ्योल के प्रबंध के 6 गुण बताए गए हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान और अनुभव संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक फोरमैन जो नियोजन कक्ष में बैठते हैं, जैसे कि F.W. टेलर ने बताया है, नहीं है, तो ये नहीं हो जाएंगे। स्पीड वॉश इससे संबंधित नहीं है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधवाद का एक पूर्ण मानसिक क्रांति है, जिसमें श्रमिक अपने कार्य, अपने सहभागी और अपने नियोजकों के प्रति पूर्ण तर्कतापूर्व अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस तरह प्रबंधक, फोरमैन, अधीक्षक, मालिक, निर्देशक मंडल आदि अपने सहयोगी एवं अपने नियोजकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को संपूर्ण क्षमता के साथ वहन करते हैं। उन विद्वानों ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और प्रतिवर्ती समाजों की प्रशासनिक परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए अप्रासंगिक और प्रिज्मीय, समपार्श्विक और माला मॉडल विकसित हुए थे। तो इनका संबंध है फ्रेड डब्ल्यू रिंग से संबंधित हैं। फ्रेड रिंग्स ने नौकरशाही की मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील एवं प्रवर्ती समाज की प्रशासनिक परिस्थितियों की व्यवस्था करने के लिए अप्रासंगिक, प्रिज्मीय एवं शाला मॉडल विकसित की थी। इनकी पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड 1973, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 है। कथन कारण दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिसीजन संभव नहीं है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, यह मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक संभव है, तो ये भी सही हो जाएगा और आर्य की सही व्याख्या करता है। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने तार्किकता की परिभाषा देते हुए कहा था कि यह मूल्यों की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्प का ऐसा संबंध है जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। दूसरा कथन कहता है कि प्रशासनिक विज्ञान को मानवीय व्यवहार के बारे में तथ्यों का अध्ययन, मूल्यों के प्रश्न में
अंतर्ग्रस्त हुए बिना करना चाहिए, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, विज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सिद्धांतों को बनाने से पूर्व यह अवधारणाएं विकसित कर सके, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। साइमन ने इस बात पर बल दिया है कि निर्णय से अभिप्राय, तथ्य, मूल्य एवं तत्वों का उचित योग होता है। इस प्रकार हर निर्णय और कथन मूल्य कथनों के संयोग का परिणाम है। निम्नांकित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं बाउनलो कमेटी रिपोर्ट, उसके बाद बनाई गई थी प्रथम हूवर रिपोर्ट, फिर फुलटन कमेटी की रिपोर्ट, और फोर्थ आते हैं एसिटन कमेटी रिपोर्ट। बाउनलो कमेटी रिपोर्ट, फिर उसके बाद आती है प्रथम हूवर रिपोर्ट, फुलटन कमेटी रिपोर्ट, और फिर आती है एसिटन कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्टाफ एजेंसी का संबंध है मूने से, निरीक्षण का संबंध है मिलट से, सत्ता का संबंध है, सत्ता संबंधित है वर्नाट से, और जो समन्वय है इसका संबंध है गुरलिक से, गुलिक। स्टाफ एजेंसी मूने से संबंधित है, निरीक्षण का संबंध है मिलट से, सत्ता का संबंध है वर्नाट से, और समन्वय का संबंध है गुलिक से। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रश्न। समकालिक विश्व प्रणाली सिद्धांत का प्रमुख पथ प्रदर्शक कौन है? तो उनका नाम है एम्यूएल वालस्टीन। विश्व व्यवस्था सिद्धांत विश्व राजनीति के अध्ययन का व्यापक समाजशास्त्री एवं मार्क्सवाद से प्रेरित पराश्रित सिद्धांत है। इसका मूल स्रोत कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं और इसे अमेरिका के लेखक एम्यूएल वालस्टीन के साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं यूएसएसआर के विघटन के बाद उसके कुछ गणराज्यों ने अपने को निम्न में गठित कर लिया था। तो इनके द्वारा CIS में किया गया था। क्या नाम है इसका? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। यूएसएसआर के विघटन के बाद उसके कुछ गणराज्यों ने अपने को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट के रूप में गठित किया था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। इसके विघटन के पश्चात कई स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए थे, जिन्हें मध्य एशिया के देशों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह भेदमूलक है। भारत, अर्जेंटीना और ब्राज़ील ने NPT पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय लिया क्योंकि इनका विचार था कि यह संधि एक पक्षपातपूर्ण संधि है। नेक्स्ट आती हैं अब तक आयोजित निम्नांकित पृथ्वी शिखर सम्मेलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित की। देखो, पहले होता है रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन, उसके बाद होता है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, फिर क्योटो शिखर सम्मेलन, और फोर्थ होता है बाली शिखर सम्मेलन, है ना। तो रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन 1992, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 1994, क्योटो शिखर सम्मेलन 1997, बाली शिखर सम्मेलन 2007। निम्नांकित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है नाटो। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। वायस्रा संधि ये 1955 में हुई थी। ऑस्टपॉलिटिक्स आती है उसके बाद में। फिर आते हैं हेलसिंकी समझौता जो कि 1975 में हुआ था। नाटो 1949, वार्सा संधि 1955, ऑस्टपॉलिटिक, फिर उसके बाद आता है हेलसिंकी समझौता 1975। निम्नांकित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका सही उत्तर चयन करके बताइए। सबसे पहले आते हैं हमारे बर्लिन नाकाबंदी होती है, उसके बाद कोरियन का युद्ध होता है, फिर क्यूबन मिसाइल संकट होती है तीसरे नंबर पर, और चौथी होती है बर्लिन की दीवार का पतन कर दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर 1990 तक के समय को शीत युद्ध कहा जाता है। इस दौरान की प्रमुख घटनाओं का सही कालक्रम होगा बर्लिन नाकाबंदी 1948 से 1949, फिर कोरियन युद्ध 1950 से 1953,
क्यूबन मिसाइल संकट 1962 और बर्लिन दीवार का पतन 1990 के समय हुआ था 25 दिसंबर को। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एजेंडा ऑफ पीस, इसका संबंध है बुतरस घाली से। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोजेक्ट, इसका संबंध है कनाडा की सरकार से। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, इसका संबंध है कॉफी अन्नान से। और ऑफ पॉलिसी, इसका संबंध है ओबामा से। एजेंडा ऑफ पीस बुतरस घाली से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, यह कनाडा की सरकार से संबंधित है। सहस्त्राब्दी विकास योजना या जो लक्ष्य है यह कॉफी अन्नान से संबंधित है। और ऑफ पॉलिसी यह ओबामा से संबंधित है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।